हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। ये थर्ड लेक्चर है हमारे इन्वायरमेंटल लॉ सीरीज़ का। लास्ट लेक्चर में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम इक्विटेबल बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इक्विटेबल बेसिस मतलब फेयर तरीके क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के। तो इसके दो तरीके हैं, एक है इंटर जनरेशनल इक्विटी और दूसरा है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। तो पहले हम इंटर जनरेशनल इक्विटी को पढ़ेंगे। इंटर जनरेशनल इक्विटी, जैसे इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस करना, तो इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम इंटर जनरेशनल फेयरनेस करें हमारे पास्ट फ्यूचर सबके साथ, कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करे कि वो फ्यूचर जनरेशन इसके पास होए। इंटर जनरेशनल इक्विटी का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे को लायबल होते हैं, वैसे ही यहाँ पे सारी जनरेशन्स एक दूसरे को लायबल होती हैं, चाहे वो अभी पैदा नहीं हुई है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स, या फिर पांच जनरेशन जो कि अभी मर चुकी है। इंटर जनरेशनल इक्विटी का कॉन्सेप्ट हमें इंटरनेशनल लॉ में भी मिल जाएगा। हमें यूएन चार्टर और यूडीएचआर में भी लिखा है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। इंटर जनरेशनल इक्विटी का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। अब स्टेट्स बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करती हैं और ये कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में इनहेरेंट है। जहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी वहाँ पे इंटर जनरेशनल इक्विटी का प्रिंसिपल भी लगेगा ही लगेगा। इंटर जनरेशनल इक्विटी का कॉन्सेप्ट 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहले प्रिंसिपल को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शंस। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हर जनरेशन को ऐसे काम करना है और अपने नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज को ऐसे बचाना है कि जो उनकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं कि उनके पास ऑप्शंस हो और डाइवर्सिटी हो ये रिसोर्सेज यूज़ करने की। ऐसा नहीं कि बहुत ही कम ऑप्शंस बचे उनके पास भी उतने ऑप्शंस होने चाहिए जितने प्रीवियस जनरेशन्स के पास थे। दूसरा प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ क्वालिटी। ये प्रिंसिपल जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि जो रिसोर्सेज जो पास्ट जनरेशन छोड़ के जाएगा वो गंदी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, वो उसी कंडीशन में होनी चाहिए जिस कंडीशन में उस पास्ट जनरेशन ने रिसीव करी थी। ठीक है। और आखिरी प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एक्सेस। ये कहता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन के लोग हैं वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी राइट देना चाहिए अपने सारे जनरेशन में सारे लोगों को, कि वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए और इम्प्रूव कर पाए अपनी इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग। ऐसा नहीं हो कि कुछ एक जनरेशन के कुछ ही लोग उसको एक्सेस कर पाए, एक जनरेशन में सारे लोगों को एक्सेस मिलना चाहिए। ये 3 प्रिंसिपल हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी के, कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शंस, कंजर्वेशन ऑफ इक्वालिटी और कंजर्वेशन ऑफ एक्सेस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हर जनरेशन के कुछ राइट्स हैं और ऑब्लिगेशंस हैं जो उनको करने हैं, लेकिन ये राइट्स इन्फोर्स कैसे होंगे। वो जो लोग हैं वो तो फ्यूचर में है, तो इसलिए कहा जाता है कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जो ब्रनलैंड अब रिपोर्ट है उसमें रिकमेंड करा था कि फ्यूचर जनरेशन्स क्या एक ऑम्बड्समैन होना चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करेगा एट दी नेशनल लेवल। हर कंट्री का अपने एक ऑम्बड्समैन होगा जो फ्यूचर जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करेगा और उनकी बातें रखेगा और उनके राइट्स इन्फोर्स करवाएगा। अब हम देखते हैं कि ये सब इंटर जनरेशनल राइट्स और ऑब्लिगेशन की कोडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। कोडिफिकेशन होती है तो एम्बिग्विटी कम हो जाती है लोगों के बीच में और पता चल जाता है कि हमें और लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। एम्बिग्विटी मतलब कन्फ्यूजन, और कोडिफिकेशन एनकरेज भी करता है कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज़ और कम्युनिटीज़ के बीच में। इसके साथ साथ नई नई बॉडीज़ वगैरह बनती है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि मैनेज करती है और कोऑर्डिनेट करती हैं इन सब अफेयर्स को। अब हमने इंटर जनरेशनल इक्विटी तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी कैसे होता है। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी मतलब जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है एक ही जनरेशन के बीच में फेयरनेस। इंटर जनरेशन में तो अलग अलग जनरेशन हो गई, इंट्रा जनरेशन में एक ही जनरेशन है लेकिन इक्विटी उनके बीच में होनी चाहिए, उनके बीच में फेयरनेस होनी चाहिए। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी सिग्निफाई करता है इक्विटी विद इन एंड बिटवीन द कंट्रीज़ के बीच में फेयरनेस। और ये कहता है कि अगर हमको इंटर जनरेशनल इक्विटी अचीव करनी है तो उसके लिए इंट्रा जनरेशनल इक्विटी प्रेसिडेंट है जो कि फुलफिल होगा, जब भी इंटर जनरेशनल इक्विटी हम फुलफिल कर पाएंगे। तो ये बेसिकली कहते हैं जो कंट्रीज़ के बीच में इनइक्वालिटी होती है, किसी कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, किसी कंट्रीज़ के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। जैसे रशिया है उसके पास बहुत सब गैसेस हैं, सब कुछ है,
और ऐसी भी देश हैं जिनके पास लैंडलॉक देश है, जिनके पास ओशन नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है। तो इसमें जो हमारी ये ब्रनलैंड रिपोर्ट है ये भी रिकॉग्नाइज करती है इनइक्वालिटीज़ बिटवीन कंट्रीज़ और स्ट्रेस करती है इन प्रॉब्लम्स पे और इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है इनको सॉल्व करना। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी कहता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए और उनको फंड्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी कैपेसिटी में जितना उनसे बने उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। इसके लिए हमने काफ़ी पहले इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह भी देखी हैं जो कि सेम चीज़ कहती है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, और ये हमने देखा भी है, यूजुअली होता भी है। जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि उनकी इकनॉमी में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस स्टेट पे होती है वो उसकी प्रोपोर्शनेट होती है जितनी उसकी रिस्पेक्टिव इकोनॉमी होती है। तो हमने इस लेक्चर में 2 इक्विटेबल बेसिस देख लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। पहला इंटर जनरेशनल बिटवीन जनरेशन और दूसरा इंट्रा जनरेशन, मतलब एक ही जनरेशन के अंदर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।